फैटी लिवर आप किसी को अल्ट्रासाउंड कराइए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर आता है। किसी का खाली किसी का होगा कि फैटी लिवर नहीं है। वो भी ओबेसिटी का एक मैनिफेस्टेशन है। हमारे पेट के इर्द गिर्द जो मोटापा है, जिसको कि पॉट बेली कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो फैट होती है, वो फैट जो होती है सिर्फ वहीं पे नहीं होती, उसके साथ में वो फैट लिवर के चारों तरफ, फैटी लिवर, हार्ट के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, तो जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं उसके चारों तरफ ये वाली फ़ैट ज़्यादा आती है। और फैट जो है वो इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन लाती है और उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो है, ये ख्याल अभी आया नहीं कि ओबेसिटी एक स्पेसिफिक बीमारी है। और ये मैं बता दूं कि स्मोकिंग से जितनी डैमेज होती है और कितना प्रोपोगेट हम इसको करते हैं, करना चाहिए, मैं नहीं कहता करना नहीं चाहिए। ओबेसिटी तो उससे उसका बाप है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। इस पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं सीनियर डॉक्टर, जो कि डॉक्टर उपेंद्र कौल साहब हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और गौरी कौल फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर साहब। हर बार हमारे साथ किसी अलग टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है बात करने के लिए डॉक्टर साहब के साथ। वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापे को लेकर बात करेंगे। क्योंकि हाल ही में 4 मार्च को, अपने देखने वालों को बता दूं कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे, दुनिया भर में वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। तो डॉक्टर साहब, जो ये मोटापा है, ओबेसिटी है, इसकी वजह क्या है? हम देखा जाता है कि जो स्टडी है, जो सर्वेज किए गए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, उसमें कहा गया कि हर 4 में मर्दों या औरतों में एक कम से कम मोटापे की कैटेगरी में आता है। तो कितनी अलार्मिंग ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? ओबेसिटी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है। और ओबेसिटी अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी दुनिया में अमेरिका में है, 60 से 70% लोग ओबीस हैं। उसके बाद चाइना में, और हमारा तीसरा नंबर आता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओबेसिटी एक कंडीशन नहीं है, ओबेसिटी एक डिजीज़ है और बहुत ही हाई स्केल पर है। उसका जो क्यों है ये ओबेसिटी, इसके बहुत वजह हैं। बेसिकली अगर नटशेल में देखा जाए तो ये है, इसका जो मेन का रीज़न है लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन। लोग गांव से शहर की तरह आते हैं, खाने पीने की जो आदत पुराने होते थे वो बदल के फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जल्दी मिल जाता है, सस्ता होता है जो हेल्दी फूड से, और एक्सरसाइज बहुत कम हो जाती है। तो इनटेक ज़्यादा, आउटपुट कम, तो उसकी वजह से बॉडी का वज़न बढ़ता है। तो एक होता है ओवरवेट बॉडी मास इंडेक्स से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से, बिकॉज एशियन इंडियंस के अंदर ओबेसिटी और उसके जो नताइज हैं बहुत ख़राब है, इसलिए उसको हमने 25 रखा है। हालांकि बाहर के मुल्कों में, यूरोप में इसको 30 से ज़्यादा माना जाता है। और बॉडी मास इंडेक्स निकालना मुश्किल नहीं है, आपको हाइट और वेट चाहिए और फॉर्मूला चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा, वज़न से ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है वो है विसरल एडिपोसिटी, जिसको कहते हैं कि हमारे पेट के इर्द गिर्द, स्टोमक के इर्द गिर्द जो मोटापा है, जिसको कि पॉट बेली कहते हैं, मटका जैसा, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो फैट होती है, वो फैट जो होती है सिर्फ वहीं पे नहीं होती, उसके साथ में वो फैट लिवर के चारों तरफ, फैटी लिवर, हार्ट के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, तो जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं उसके चारों तरफ ये वाली फ़ैट ज़्यादा आती है। और फैट जो है वो इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन लाती है और उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। ओबेसिटी से लिंक्ड जो प्रॉब्लम्स हैं कई हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायड होती है, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़। ये बहुत ही, इनका आपस में जो है बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ ओबेस पेशेंट्स को, ओबेस लोगों को कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। वीमेन में ब्रेस्ट कैंसर, और मर्दों में, जो कि यहाँ बहुत कॉमन है, कोलोनिक कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर। उसके साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे जोड़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेट के लिए बने होते हैं, तो घिस घिस के उसमें प्रॉब्लम आ जाती है यंग एज में ही, ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया फैटी लिवर,
फैटी लिवर आप किसी को अल्ट्रासाउंड कराइए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर आता है। किसी का हाल ही किसी का होगा कि फैटी लिवर नहीं है। वो भी ओबेसिटी का एक मैनिफेस्टेशन है। और उसके अलावा ओबीस लोग जो होते हैं उनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो ओबीस रहना नहीं चाहते लेकिन ओबीस हैं, शर्माते हैं मजलिस में जाने में, कोई क्या कहेगा। और ये जो है ओबेसिटी शुरुआत इसकी बचपन में होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं उसी सवाल पे आना चाहता था कि पहले के दौर में माना जाता था कि जो छोटा बच्चा है, चाहे 6 महीने का हो, 1 साल का हो, तो थोड़ा ओबीस हो, थोड़ा फ्लफी हो, तो काफ़ी खुशी होती थी कि बच्चा जो है सेहतमंद है। तो क्या ओबेसिटी और सेहतमंद होने में इज देयर अ क्लियर डिफरेंस? उस तरह थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। चबी बेबी जो होता है, जब वो बढ़ेगा, अगर उसको किसी स्टेज पे लगाम ना लगाई जाए, वही ओबीस आगे बनेगा। और ओबेसिटी के मैंने आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑलरेडी बता दी। तो चबी बेबी को इनकरेज नहीं करना चाहिए। वो माँ बाप का ही तो वो क्या कहते हैं फ़र्ज़ है, क्या खिलाए, उसको कहाँ पता क्या है। बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ें दे जिससे कि वो मोटा हो जाए, और मोटा होए तो सब कहें कितना अच्छा लग रहा है, और दूसरा बच्चा देखो कितना सूखा हुआ लग रहा है। तो ओबेसिटी को स्कूलों के अंदर ही कुछ प्रिकॉशंस लेके, स्कूल में जो कैंटीन होते हैं उनमें ऐसे किस्म का खाना रखा जाए, ऐसी किस्म की चीज़ें रखी जाए जो कि हार्ट हेल्दी हों, जो कि हेल्दी चीज़ें हों, फ्रूट्स हों। जी, आपने बात की जो स्कूल कैंटीन्स में खाना रखा जाए, तो आई वुड लाइक टू पैन योर अटेंशन जो हाल में ही जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए कि ईट राइट कैंपेन नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स किए गए हैं। खेलो इंडिया है जैसे, या फिट इंडिया मूवमेंट नाम का इनिशिएटिव है। अभी हाल में आपने जो एक मजमून लिखा था उसमें आपने जिक्र किया था किस तरह से पीएम के लेवल तक इस इनिशिएटिव को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या क्या हो सकता है सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट लेवल पे? आपने जो बात की थी कैंटीन्स, मतलब स्कूल्स का फर्ज बनता है, तो ऑन अ ब्रॉडर लेवल किस किस की जिम्मेदारी और क्या किया जा सकता है? इसकी जिम्मेदारी तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ विच प्लान द टाउन्स। अगर अब टाउन के अंदर आप आपकी कॉलोनी में आप कहते हैं जी दौड़ो, खेलो इंडिया करो, जगह ही नहीं है, पार्क ही नहीं है, या पार्क है उसको शाम को ताला लगा देते हो कि भाई वहाँ कुत्ता जाएगा, वो करेगा, गंद मचाएगा। तो इसकी जो प्लानिंग स्टेज के अंदर वो जगह वैसी होनी चाहिए, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। दफ्तरों के अंदर भी रिक्रिएशन और एक्सरसाइज का कुछ वो होना चाहिए, जैसे कि आप सुबह 9 बजे से लेके अगर 5 बजे तक लोग दफ्तर जाते हैं, उसमें पूरा टाइम तो काम नहीं करते, उसमें एक जिम रख लिया, आपस में कंट्रीब्यूटरी रख लिया। तो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमें दिन में 9, 10, 11 हज़ार कदम चलना है, या जिसको कहते हैं कि हफ्ते के अंदर कम से कम क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम इन चीज़ों पे बिताना है। रोज़ ना करे, हफ्ते में 5 दिन तो करो। और अपने वज़न पे हिसाब रखो। जैसे भी कोई भी इंसान अगर ओपीडी में जाए, वो अस्पताल में जाए या वो जाए, सबसे पहले जैसे आप उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसका वेट देखिए, उसकी हाइट देखिए, बॉडी मास इंडेक्स निकालिए, और साथ में एब्डोमिनल गर्थ देखिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसको कहते हैं, और वो निकाल के उसके बाद कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जब दवाई दे के समझाता है, उसको साथ में इसकी भी इल्म देनी चाहिए। देखो भाई, आपका 10 किलो वज़न ज़्यादा है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो 90 होना चाहिए 105 है, 110 है। तो इस चीज़ की इल्म अगर पूरी पब्लिक को दी जाए तो इससे बहुत फ़ायदा आएगा, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, उनको लगता है वे मेरा बाप भी ओबीस है, मेरा भाई भी ऐसा है, ये तो चलता ही रहता है, इसमें क्या है। तो ये जो है, ये ख्याल अभी आया नहीं कि ओबेसिटी एक स्पेसिफिक बीमारी है, बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की जड़ है, खुद बीमारी है। ओबेसिटी के ऊपर जितनी रिसर्च आजकल हो रही है, वो रिसर्च जितना कैंसर्स के ऊपर हो रही है, जितना हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन पर, उतनी ही ज़्यादा रिसर्च ओबेसिटी कम करने की दवाइयों पर हो रही है।
और हमारे यहाँ भी वो कुछ इंजेक्शन हैं जो कि अमेरिका यूरोप में मिल रहे हैं। यहाँ पे विद इन 2-3 मंथ्स एक इलाई लिली का इंजेक्शन आने वाला है, जिससे कि हर हफ्ते इंजेक्शन लगाने से 20% तक 25% तक वेट कम हो जाता है। लेकिन इस सब के साथ साथ लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट इज़ एन एडजंक्ट। ये नहीं कि आप इंजेक्शन करेंगे और जो मर्जी खाएंगे, जो मर्जी पिएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं, वो बात नहीं बनती। ये दोनों चीज़ मिलके करने से ही ओबेसिटी का जो है कल्याण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमारी वादी कश्मीर की बात है, एक रिसेंट स्टडी जो हुई, स्किम्स सोरा ने एक स्टडी की, ICMR के अंडर ये जो स्टडी हुई, उस पर देखा गया कि 84% जो अडल्ट पॉपुलेशन है कश्मीर की, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, और साथ साथ एक 240% 240% इंक्रीज हुआ है, एक बढ़ावा हुआ है जो मोटापा है पिछले 14 साल में। तो पिछले 10-15 सालों को जब आप इन हाइंडसाइट देखते हैं, तो किस तरह से जो ये वबा के तौर पे जो है हमारे सामने पैदा हुई है ओबेसिटी, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? इस पर मैं भी ऐड करूँगा। हमने एक कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टडी करी थी हाई BP के ऊपर। उसके साथ हमने सबके ये बॉडी मास इंडेक्स 60% आबादी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब हम जाते थे गांव वगैरह के अंदर ज़्यादा, वहाँ पे 60% आबादी जो थी ओवरवेट या ओबीस थी। तो ये जो आप कह रहे हैं वो बात तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और पिछले 10 साल के अंदर, तो पिछले 10-12 साल के अंदर तिगुना हो गया है। इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वजह वही है लाइफस्टाइल, और मतलब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। हेल्दी फूड इज़ मोर एक्सपेंसिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट। आप किसी कहीं पे सड़क पे जाइए, आपको कहीं भूख लगे, आपको देखो फल वाला नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी सी दुकान में भी गांव पे नुक्कड़ के ऊपर आपको मिलेगा, लेज़ चिप्स मिल रहे होंगे, अंकल चिप्स मिल रहे होंगे, और ये चीज़ें तो मिल रही होंगी। प्लस हम लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने का जो है हिसाब किताब, वो भी ठीक नहीं है। हमारा जो रोटी बेकरी जाके या कांदिरवानस पर गत्सुंतजित्साची खेने, वो सब की सब जो है, दे ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इंक्रीज इन टेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स। हाई ट्राइग्लिसराइड्स इज़ अ वेरी इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का ग्रेड 1 ज़्यादा हो जाता है अगर ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हो। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, चावल बीच में प्लेट में या त्रामी में जब हम खाना खाते हैं, बीच में तो चावल रखते हैं, साइड में तो सब्ज़ी रखते हैं। आप अगर बाहर के मुल्क में जाइए कहीं, या किसी और ऐसी जगह जाएं, तो आप देखोगे कि पहले सलाद खाते हैं, साथ में सब्ज़ी खाते हैं, उन चीज़ों को खाते हैं, और चावल या रोटी या ब्रेड का पीस एक कोने में होता है। यहाँ उल्टा है। तो उसी की वजह है कि हमारी ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, जो कि बहुत ख़राब है हार्ट के लिए और वेस्कुलर सिस्टम के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो हार्ट अटैक्स है यंगर एंड यंगर एज पे जो हो रहे हैं, उसकी एक ही रीज़न तो ये भी है कि ओबेसिटी। यस। तो डॉक्टर साहब, आपने जो कैलोरी की बात की, जो कैलोरी डेफिसिट खाना है, एक रिसेंट स्टडी हुई है कि जब अक्रॉस इंडिया जो देखा गया है, जो कैलोरिक डेफिसिट था वो कम हो गया है, यानी कि अब मोर न्यूट्रिशनल खाना जो मिल रहा है लोगों को। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया कि जो 55% आबादी है उनको न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, उनको जो न्यूट्रिशन से भरा खाना है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो ये न्यूट्रिशन की बात है, इसका जो एक प्रॉपर स्प्रेड हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है? हमारी जो आबादी है, हर आबादी में मौजूद हर शख्स को न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? उसके ऊपर भी हेल्थ एजुकेशन की बात है, अवेलेबिलिटी की बात है। जैसे कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर वार्निंग लिखी होती है, वैसे ही जो ऐसे ख़राब तरह के खाने होते हैं उसके ऊपर भी वार्निंग होनी चाहिए। और ये मैं बता दूं कि स्मोकिंग से जितनी डैमेज होती है और कितना प्रोपोगेट हम इसको करना चाहिए, मैं नहीं कहता करना नहीं चाहिए। ओबेसिटी तो उससे उसका बाप है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लाता है। तो हर ऐसी डाइट जिसमें कि कंटेंट ऑफ फैट, शुगर्स इज़ हाई, दे शुड बी वार्निंग। आप एक जिसे HSS कहते हैं, हाई शुगर एंड सॉल्ट। आप जो लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें चीनी होती है, उस पर वार्निंग नहीं होनी चाहिए। वो तो आप 2-3 पी जाते हो, इट्स ऑल शुगर। तो
such warnings, statutory warnings have to be put in on some things. एंड अब हमारी रिकग्निशन ओबेसिटी की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये अच्छी बात है। और इसको जो है बहुत, इसके स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट से लेके, जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में बताया था कि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है और इसको नेशनल लेवल पे हमें हैंडल करना है, तो सरकार को करना है और बाकी जितनी भी बॉडीज़ हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड है उन सबको मिलके करना है, और इंडिविजुअल को भी करना है, ग्रुप को भी करना है। हर स्टेज के ऊपर इसका जो है जो इलाज ढूंढना है। और प्रिवेंशन इज़ ए नेसेसिटी, प्रिवेंशन इज़ द मदर ऑफ क्योर। तो प्रॉब्लम आए ही ना, और इनको इंसेंटिव देना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि फिटनेस में बिलीव करते हैं, दे शुड बी इंसेंटिवाइज्ड। उनको कुछ मतलब और एनकरेजमेंट देना चाहिए, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हमारे देखने वालों को पता होगा कि 4 मार्च को आपका एक मजमून भी आया, एक आर्टिकल आया जिसमें आपने ओबेसिटी को लेकर काफ़ी रोशनी डाली। तो कोइंसिडेंटली जो 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे आया, तो हम माह रमज़ान का भी महीना जो है माह रमज़ान का भी चल रहा है, और काफ़ी अच्छा मौका है हमारे देखने वालों के लिए, हम सब के लिए, एक हेल्थ फिटनेस रिजीम को वापस। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के? इस तरह से फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसमें जो है लीन बॉडी मास ज़्यादा हो जाता है, फैट्स कम हो जाते हैं, और इसके अलावा जो इसके और बेनिफिट्स होते हैं कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम हो जाती है, और उससे जो होता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं मिनिमाइज हो जाती हैं। इससे जो है आपको फास्टिंग अलॉन्ग विद प्रेयर्स बोथ वर्क टुगेदर, अच्छे ख्याल आते हैं, यू थिंक अबाउट गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड जो आपको लगता है कि आपने ठीक नहीं किया था उसके ऊपर आप माफ़ी मांगते हैं। तो वो सब चीज़ें मिलके जो है बॉडी को तंदुरुस्त बनाती हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, फास्टिंग तो 30 दिन की है, बाकी साल तो 11 महीने हैं ना, तो इसको फिर आपको कायम रखना है। जो एडवांटेज आपने फास्टिंग में ली उसको फिर आप खोएं ना, उसको आप मेंटेन करें। अगर आपने 3 किलो 4 किलो वज़न कम किया, उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू अगेन बिकम लूज, अगेन स्टार्ट द सेम थिंग, यू अगेन गेन दैट वेट। तो फास्टिंग के बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए उसको आगे जो है काबू में रखना चाहिए। जैसे हमारे मज़हब में, हिंदू मज़हब के अंदर फास्टिंग कई बारी होती है। कोई हफ्ते में 1 बार करता है, सोमवार कोई करता है, कोई अष्टमी 8वें दिन करता है। तो दीज आर ऑल गुड वेज जो कि नेचर ने और मज़हब ने इसके अंदर ऐसा रखा है कि बॉडी और सोल दोनों को बेनिफिट देने के लिए फास्टिंग इज़ गुड। सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है उसके अंदर। जब आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ लेना चाहते हैं और आप नहीं ले रहे हैं उस चीज़ में, तो उससे जो है आपको आपस में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ जी मैं कर पाया। तो फास्टिंग के फ़ायदों को मेंटेन करने के लिए पीरियोडिक फास्टिंग, या डोंट गेट इनटू, उनको फिर से उन्हीं आदतों में चले जाओगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, फिर तो टेम्प्रेरी फ़ायदा आया। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एस्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ओबीस थे और उन्होंने 6 किलो कम किया, उनको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि किस तरह से जो ओबेसिटी है, मोटापे के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। जो लोग इससे जूझते हैं, इस मुश्किल से, उनको किस तरह से तंदुरुस्त किया जाए, ये ना सिर्फ उनके फैमिली बल्कि सोसाइटी एट लार्ज की भी जिम्मेदारी है। तो ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने आज इस खास शुमारे में हमसे बात की, पॉडकास्ट में बात की। देखते रहिए GK TV।